नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम देखेंगे कि पीजीटी एग्जाम 2020 में जो लोक प्रशासन से आए हुए प्रश्न हैं उसके पार्ट 2 पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने कुछ प्रश्नों पर पहले चर्चा कर लिया है। इसलिए जो बचे हुए प्रश्न हैं आज हम उस पर चर्चा करेंगे। और आज हम जिन प्रश्नों को हल करवाएंगे, जिनकी व्याख्या करेंगे, तो उसका जो लिंक है हमने टेलीग्राम पर भेज दिया है। आप टेलीग्राम पर पॉलिटिक्स वाला क्लासेस के नाम से सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिलेगा। और चलिए अब हम आते हैं जो प्रश्न आज सॉल्व करवाने हैं, जिनकी व्याख्या हम करेंगे। तो उसमें जो पहला प्रश्न है कि जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर किसका सामान्य नियंत्रण होता है। तो इस क्वेश्चन की व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। तो आगे आते हैं कि सत्ता के सहमति मॉडल की रचना किसने किया। तो उसमें जो ऑप्शन डी है, चेस्टर बर्नार्ड, तो ऑप्शन डी सही होगा। तो अब हम ये देखते हैं कि जो सत्ता का सहमति मॉडल है इसका आशय क्या है। देखिए, इसका आशय ये है कि चेस्टर बर्नार्ड ये कहता है कि भाई सत्ता वही है जिसको अधीनस्थ स्वीकार करे। अधीनस्थ उच्चाधिकारी के आदेश को यदि अधीनस्थ स्वीकार करता है तो सत्ता है, सत्ता सार्थक है, अदरवाइज सत्ता निरर्थक है, कोई सत्ता नहीं है। चेस्टर बर्नार्ड ये कहता है कि जो सत्ता है, सत्ता उच्चाधिकारी में समाहित नहीं होती है और ना ही सत्ता ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती है, बल्कि सत्ता वह है जिसे अधीनस्थ स्वीकार करे। मतलब सत्ता सहमति पर आधारित है। तो चेस्टर बर्नार्ड ये कहता है कि सत्ता उच्चाधिकारी में समाहित नहीं होती है, ना ही सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे। ये चेस्टर बर्नार्ड कहता है कि सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे नहीं होता है, अर्थात सत्ता अधोगामी नहीं होती है, बल्कि सत्ता ऊर्ध्वगामी होती है। कैसी होती है? ऊर्ध्वगामी होती है, जो अधीनस्थ से उच्चाधिकारी की ओर जाती है। तो सत्ता वह स्थिति है जिसे अधीनस्थ स्वीकार करे। और सत्ता के संबंध में जो हर्बर्ट साइमन है, देखिए दूसरा विचारक हर्बर्ट साइमन है, वो भी सत्ता के संबंध में स्वीकृति दृष्टिकोण को एक्सेप्ट करता है। जैसा कि चेस्टर बर्नार्ड ने कहा है कि सत्ता सहमति पर आधारित होती है। तो सत्ता की स्वीकृति के क्षेत्र में चेस्टर बर्नार्ड ने भी अपना एक कॉन्सेप्ट दिया है और एक कॉन्सेप्ट हर्बर्ट साइमन ने भी दिया है। तो चेस्टर बर्नार्ड, देखिए चेस्टर बर्नार्ड ने सत्ता की स्वीकृति के संबंध में जो दृष्टिकोण प्रतिपादित किया है वो है उदासीनता का क्षेत्र। देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, ये बर्नार्ड कहता है, ये बर्नार्ड का कॉन्सेप्ट है। और सत्ता की स्वीकृति के क्षेत्र में ही हर्बर्ट साइमन ने स्वीकृति के क्षेत्र का प्रतिपादन किया है। क्षेत्र ये साइमन का है। देखिए कि दोनों ने सत्ता की स्वीकृति के क्षेत्र में अपने अपने दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है। दोनों यह मानते हैं कि सत्ता अधीनस्थ के द्वारा स्वीकार की जाएगी तभी सत्ता मानी जाएगी, यानी अधीनस्थों की सहमति पर सत्ता आधारित है। तो इनका जो कॉन्सेप्ट है वो उदासीनता का क्षेत्र है, जिसको आप जोन ऑफ इंडिफरेंस कहते हैं, उदासीनता का क्षेत्र। और जो स्वीकृति का क्षेत्र है जिसको साइमन ने दिया है
तो इसको आप कहते हैं जोन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब देखिए कि दोनों ने सत्ता की स्वीकृति के क्षेत्र में ही ये कॉन्सेप्ट दिया है, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो ये कॉन्सेप्ट है ये निगेटिव अप्रोच में है और ये जो है ये पॉजिटिव फॉर्म में है या पॉजिटिव अप्रोच में है, ये कुछ भी कह लीजिए। क्योंकि देखिए उदासीनता का क्षेत्र में हर्बर्ट साइमन ये कहता है कि उच्चाधिकारी जब उच्चाधिकारी अपने अधीनस्थ को कोई आदेश देता है तो उच्चाधिकारी द्वारा अधीनस्थों को दिया जाने वाला जो आदेश है उसको इसने 3 भागों में बांटा है चेस्टर बर्नार्ड ने। एक ने ये कहा कि ऐसा आदेश होता है जिसे अधीनस्थ पूरी तरीके से अस्वीकार कर देते हैं। अधीनस्थ पूरी तरीके से अस्वीकार कर देते हैं। कुछ आदेश ऐसे हैं जिसको वो तटस्थ कैटेगरी में रखता है। और तीसरा वो कहता है कि कुछ आदेश ऐसे हैं जिन्हें अधीनस्थ निर्विवाद रूप से स्वीकार कर लेता है, यानी बिना किसी नानुकुर इफ बट कुछ भी नहीं, बिल्कुल वो उसको स्वीकार कर ही लेता है। यानी निर्विवाद रूप से स्वीकार करता है। बर्नार्ड ने यह कहा कि उच्चाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों को जो दिया जाने वाला आदेश है उसको इसने 3 कैटेगरी में बांटा है। उसने ये कहा कि कुछ आदेश ऐसे होते हैं जिन्हें अधीनस्थ अस्वीकार कर देता है, बिल्कुल अस्वीकार कर देता है। और दूसरा कहता है कि कुछ आदेश ऐसे होते हैं जिन्हें वो तटस्थ कैटेगरी में रखता है, अर्थात जिन्हें अधीनस्थ स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है। और तीसरे कैटेगरी में ऐसे निर्णय को रखता है, ऐसे आदेश को रखता है जिन्हें अधीनस्थ निर्विवाद रूप से स्वीकार कर लेता है, बिना किसी इफ बट ना नुकुर, बिना किसी हेजिटेशन के बिल्कुल वो उसको एक्सेप्ट कर ही लेता है। वहां पर कोई क्वेश्चन मार्क को नहीं लगाता कि अधिकारी जो आदेश दे रहा है वो सही है कि गलत है, संगठन के हित में है कि नहीं है, कर्मचारी के हित में है कि नहीं है, इससे उसको कुछ भी मतलब नहीं है। अधीनस्थ उसको बिल्कुल सिरोधार्य कर लेता है, उसको बिल्कुल स्वीकार कर लेता है कि साहब ने आदेश दिया, यस सर, जी सर। देखते हैं ना कि अधिकारी कोई आदेश देता है तो जो अधीनस्थ होता है यस सर, जी सर, वो तुरंत मतलब दौड़ लगाता रहता है। तो जो आदेश ऐसे होते हैं जिन्हें अधीनस्थ निर्विवाद रूप से स्वीकार कर लेता है, तो उसी कैटेगरी में ये जो उदासीनता का क्षेत्र आता है, ये कॉन्सेप्ट इसी कैटेगरी में दिया है जहां अधीनस्थ उच्चाधिकारी के आदेश को निर्विवाद रूप से स्वीकार कर लेता है, बिना किसी झिझक के, बिना किसी नानुकुर के, बिना किसी इफ बट के, वो उसको एक्सेप्ट कर ही लेता है। तो उदासीनता का मतलब जैसे ये होता है ना कि आदमी काम के प्रति बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होता है, बस वो खड़ा है, अधिकारी ने आदेश दिया यस सर, जी सर, आदेश दिया यस सर, जी सर, कार्य कर दिया, नहीं आदेश दिया तो अपना आराम से बैठा रहेगा। तो मतलब बिल्कुल एक प्रकार से उदासीन वाली स्थिति है कि आदमी जैसे एक प्रकार से होता है कि आदमी काम को लेकर के बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, काम को लेकर के बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है, आया तो कर लिया, अधिकारी ने आदेश दिया तो कर लिया, नहीं दिया तो कोई मतलब नहीं, बैठा है, फिर वो शाम को अपने घर चला जाएगा ऑफिस से। तो ये जो उदासीनता का क्षेत्र है, उदासीनता का क्षेत्र एक प्रकार से निगेटिव फॉर्म में है, निगेटिव फॉर्मेट में है। और जो साइमन ने जो स्वीकृति का क्षेत्र दिया है, जो स्वीकृति का क्षेत्र का कॉन्सेप्ट दिया है जोन ऑफ एक्सेप्टेंस का, तो साइमन ने जो ये कॉन्सेप्ट दिया है ये पॉजिटिव अप्रोच में है,
कैसे है? साइमन ये कहता है, देखिए साइमन भी ये मानता है कि सत्ता अधीनस्थों की स्वीकृति पर आधारित है। इस दोनों स्तर पर चेस्टर बर्नार्ड और साइमन समान है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट, इसका जो स्वीकृति का क्षेत्र है, ये इसमें ये कहता है साइमन कि अधीनस्थ उच्चाधिकारी के आदेश को इसलिए मानता है क्योंकि अधीनस्थ को लगता है कि ये हमारे अधिकारी हैं, इनके आदेश का पालन किया जाना चाहिए, एक चीज। और दूसरी चीज, जो उच्चाधिकारी के द्वारा आदेश दिया जाता है, जो निर्णय लेने की उनकी शक्ति है, आदेश देने की जो उनकी शक्ति है, तो इस शक्ति से जो अधीनस्थ है वो प्रभावित होता है। अधीनस्थ उच्चाधिकारी की इस शक्ति से, उसकी इस क्षमता से, उसकी योग्यता से प्रभावित रहता है और उसी के अनुरूप वो कार्य करता है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। दोनों कॉन्सेप्ट सत्ता की स्वीकृति के क्षेत्र में ही दिए गए हैं। बस अंतर यह है कि इसने ये कहा, साइमन ने, कि अधीनस्थ उच्चाधिकारी की जो योग्यता है, जो बौद्धिक क्षमता है, उसकी जो निर्णय लेने की शक्ति है, निर्देश देने की जो शक्ति है, उससे वो, उसकी आभा से वो प्रभावित होता है और इसलिए उनके आदेशों का पालन करता है। और वो ये मानता है कि ये हमारे अधिकारी हैं, इसलिए इनके आदेश का पालन किया जाना चाहिए। और बर्नार्ड ये कहता है कि जो उदासीनता का क्षेत्र है, जो जोन ऑफ इंडिफरेंस है, वहां पर बर्नार्ड ये कहता है कि जो अधीनस्थ है ना, वो बिल्कुल एकदम से उदासीन अवस्था में रहता है। अधिकारी ने आदेश दिया तो यस सर, जी सर, काम कर दिया। नहीं आदेश दिया तो वो कार्यालय में रहेगा, बैठा रहेगा, उससे फिर कोई मतलब नहीं है, फिर वो शाम को घर लौट आएगा। तो यहाँ पर एक प्रकार से ये है कि बिल्कुल जैसे कि आ गया आदेश तो ठीक है, नहीं तो अपना चुम मार करके वो बैठा रहेगा, यस सर, जी सर, बस इस प्रकार से। तो ये निगेटिव फॉर्मेट में है। और एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो जानने लायक है, वो ये है कि जो बर्नार्ड है और साइमन है और हेनरी फेयोल है, देखिए इन तीनों ने सत्ता के संबंध में जो सत्ता की प्रकृति है वो अलग अलग बताई है। वो क्या है वो आप जान लीजिए। और एक चीज ये आप ध्यान रखिए, अगर इस क्वेश्चन के ऑप्शन में चेस्टर बर्नार्ड ना होता, हर्बर्ट साइमन होता और कोई दूसरा ऑप्शन और होता, तो वहां पर भी तब वहां पर ऑप्शन साइमन सही होता, क्योंकि चेस्टर बर्नार्ड ने जो सत्ता का स्वीकृति मॉडल बताया है उसी को हर्बर्ट साइमन ने भी एक्सेप्ट किया है। वजह ये है इनको सही मानने का, क्योंकि ये सीनियर हैं, बर्नार्ड के बाद तब साइमन आते हैं, तो बर्नार्ड है तो बर्नार्ड लगेगा। अदरवाइज अगर बर्नार्ड ऑप्शन में नहीं होता तो साइमन लग जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और एक है हेनरी फेयोल। देखिए इन तीनों ने सत्ता की जो प्रकृति है उसमें अंतर बताया है। साइमन और हेनरी फेयोल। देखिए बर्नार्ड ये कहता है कि सत्ता ऊपर से नीचे प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात बर्नार्ड ये कहता है कि जो सत्ता है ना वो ऊपर से नीचे प्रवाहित नहीं होती है, बल्कि नीचे से ऊपर जाती है, मतलब ऊर्ध्वगामी होती है। सत्ता नीचे से चलती है, ऊपर की ओर जाती है, अर्थात ऊर्ध्वगामी होती है, यानी ऊपर की ओर जाती है, नीचे से ऊपर। हेनरी फेयोल ने यह कहा कि सत्ता अधोगामी होती है, अर्थात ऊपर से नीचे जाती है।
उच्चाधिकारी से अधीनस्थ की ओर आती है। इसने कहा अधोगामी। सत्ता को अधोगामी बताया। अब देखिए साइमन क्या कहता है। साइमन कहता है कि ना तो बर्नार्ड सही है ना हेनरी फेयोल सही है, बल्कि जो सत्ता है ना, सत्ता अधोगामी, जो सत्ता का प्रवाह होता है वो अधोगामी होता है, ऊर्ध्वगामी भी होता है। यानी सत्ता उच्चाधिकारी से अधीनस्थ की ओर आती है और अधीनस्थ से उच्चाधिकारी की ओर जाती है, और इसके साथ ही साथ सत्ता समस्तरीय भी होती है। सत्ता समस्तरीय भी होती है। मतलब ये हुआ कि जो सत्ता है उच्चाधिकारी से अधीनस्थ की ओर आती है। अधिकारी ने कोई आदेश दिया, अधीनस्थ ने उसको मान लिया, तो अधीनस्थ से उच्चाधिकारी की ओर भी जाती है। और सत्ता का जो प्रवाह होता है वो समस्तरीय भी होता है। जैसे मान लीजिए, समस्तरीय का मतलब ये हुआ कि जैसे दो जिले के डीएम हैं, दो जिले के डीएम हैं, तो वो आपस में यदि दो जिलों के बीच प्रशासनिक स्तर पर कोई विवाद है छोटा मोटा, जो कि डीएम के कार्य क्षेत्र में आता है, डीएम के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो वो दोनों डीएम आपस में बात करके उस मुद्दे को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। या दो पुलिस स्टेशन के जो स्टेशन ऑफिसर होते हैं, मतलब जो थाना अध्यक्ष होते हैं, अगर दो कोई ऐसा मतलब केस होता है जो दोनों सीमाओं के बीच में होता है, तो मान लीजिए किसी थाने के में है या नहीं है, तो वहां पर इस स्थिति में फिर दोनों थाना अध्यक्ष आपस में आएंगे, मौका मुआयना करेंगे, बात करके मुद्दे को सॉर्ट आउट करेंगे। तो इस प्रकार से जो चीजें हैं, तो बात सही है। वही सत्ता अधोगामी भी होती है, ऊर्ध्वगामी भी होती है, और समस्तरीय भी सत्ता का प्रवाह समस्तरीय भी होता है। अब हम देखेंगे कि जो अगला क्वेश्चन है वो है कैंटोनमेंट बोर्ड को लेकर के है। जो अगला क्वेश्चन है वो है कैंटोनमेंट बोर्ड को लेकर के है। क्वेश्चन ये है कि छावनी बोर्ड के संबंध में क्या सही नहीं है। ए, इसे कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा निर्मित किया गया है। यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इसकी स्थापना छावनी क्षेत्र की जो नागरिक जनसंख्या के नगरीय प्रशासन के लिए की गई है। यह एक वैधानिक संस्था है। तो क्या नहीं है, मतलब ये निगेटिव फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा है, तो क्या सही नहीं है कैंटोनमेंट बोर्ड के संबंध में। तो जो ऑप्शन ए है यही सही नहीं है, बाकी तीनों सही है, बी सी डी सही है। इसे कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा निर्मित किया गया है, यही ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि जो कैंटोनमेंट बोर्ड होता है उसका जो निर्माण होता है, उसकी जो स्थापना होती है वो संसद द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत की गई है। सरकार के कार्यकारी आदेश से कैंटोनमेंट बोर्ड का गठन नहीं होता है। कैंटोनमेंट बोर्ड की स्थापना कार्यकारी आदेश से नहीं होती है। देखिए यहां पर कैंटोनमेंट बोर्ड क्या है, कैंटोनमेंट बोर्ड किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि कैंटोनमेंट एरिया किसे कहते हैं। कैंटोनमेंट एरिया अर्थात छावनी क्षेत्र। देखिए छावनी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें सिविलियन एरिया मतलब नागरिक क्षेत्र प्लस मिलिट्री एरिया यानी सैनिक क्षेत्र होता है। अर्थात
कैंटोनमेंट एरिया, छावनी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें सिविलियन एरियाज के साथ साथ मिलिट्री एरियाज भी होते हैं। और हर कैंटोनमेंट एरिया का एक कैंटोनमेंट बोर्ड होता है। हर कैंटोनमेंट एरिया का एक कैंटोनमेंट बोर्ड होता है। देखिए कि कैंटोनमेंट एरिया में दो प्रकार के क्षेत्र आते हैं। नागरिक क्षेत्र सिविलियन एरिया और सैन्य क्षेत्र यानी मिलिट्री एरियाज। तो इन दो प्रकार के क्षेत्रों से मिलकर के बनता है कैंटोनमेंट एरिया, छावनी क्षेत्र। और जो कैंटोनमेंट बोर्ड है, जो कैंटोनमेंट बोर्ड है जो कैंटोनमेंट बोर्ड है ये कैंटोनमेंट बोर्ड जो है ये छावनी क्षेत्र के जो नागरिक क्षेत्र होते हैं, छावनी क्षेत्र के यानी कैंटोनमेंट एरिया के जो नागरिक क्षेत्र होते हैं, इनके नगरीय प्रशासन के लिए ही इनकी स्थापना की जाती है कैंटोनमेंट बोर्ड की। यानी कैंटोनमेंट बोर्ड जो है, इसको इधर लिख देते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। देखिए जो कैंटोनमेंट बोर्ड है ये कैंटोनमेंट एरिया के का जो नगरीय क्षेत्र है, इस नगरीय क्षेत्र मतलब इस नागरिक क्षेत्र के नगरीय प्रशासन के लिए इनकी स्थापना की जाती है। कैंटोनमेंट बोर्ड का मतलब सिर्फ इससे है, इससे कोई मतलब नहीं है। और कैंटोनमेंट बोर्ड में जो सैन्य छावनी होती है उनके भी ऑफिसर इसके सदस्य होते हैं और निर्वाचित सदस्य होते हैं। जो निर्वाचित सदस्य होते हैं इस कैंटोनमेंट एरिया के का जो नागरिक क्षेत्र होता है, तो यहाँ के सदस्यों के द्वारा इनके निर्वाचित सदस्य चुने जाते हैं। तो कैंटोनमेंट बोर्ड में छावनी क्षेत्र के ऑफिसर भी होते हैं मिलिट्री के, और नगरीय क्षेत्र से चुने गए जो जनता के नुमाइंदे होते हैं वो भी होते हैं। तो इन दोनों लोगों से मिलकर के कैंटोनमेंट बोर्ड बनता है। और कैंटोनमेंट बोर्ड का गठन, कैंटोनमेंट बोर्ड की स्थापना सिर्फ और सिर्फ कैंटोनमेंट एरिया का जो सिविलियन एरियाज होता है, जो नागरिक क्षेत्र होता है, उस नागरिक क्षेत्र के नगरीय प्रशासन का ही कार्य करता है। और ये कैंटोनमेंट बोर्ड का इससे कोई संबंध नहीं है। ये कैंटोनमेंट बोर्ड इनके प्रशासन का कार्य नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ नगरीय क्षेत्र के प्रशासन का कार्य करता है। और जो कैंटोनमेंट बोर्ड है, कैंटोनमेंट बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है, इसका जो हेड होता है, तो जो कैंटोनमेंट एरिया का जो वहां के मतलब जो छावनी क्षेत्र है, उस छावनी क्षेत्र का जो सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी होता है, जो सबसे बड़ा आर्मी का अधिकारी होता है, वो कैंटोनमेंट बोर्ड का अध्यक्ष होता है। और इसका जो उपाध्यक्ष होता है कैंटोनमेंट बोर्ड का जो उपाध्यक्ष होता है, ये नगरीय क्षेत्र से चुने गए जो 7 या 8 मेंबर शायद चुने जाते हैं, ऐसे ही कुछ संख्या है। तो ये 7-8 मेंबर नगरीय क्षेत्र से चुने जाते हैं। तो वो लोग आपस में एक उपाध्यक्ष का चयन करते हैं, एक को उपाध्यक्ष बना देते हैं, एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। तो अध्यक्ष जो है वो छावनी क्षेत्र का जो सबसे बड़ा मिलिट्री ऑफिसर होता है, वो कैंटोनमेंट बोर्ड का अध्यक्ष होता है। और इसका जो उपाध्यक्ष होता है कैंटोनमेंट बोर्ड का, वो जनता का प्रतिनिधि होता है। नागरिक क्षेत्र से चुने गए जो लोग होते हैं वो आपस में किसी को अपना उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। और देखिए कि कैंटोनमेंट बोर्ड के बारे में
बहुत कुछ जानने वाली चीजें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप उनको जान लीजिए। इतना आपके समझ में आ गया है। भारत में जो पहला कैंटोनमेंट एरिया बनाया गया, भारत में जो पहला कैंट एरिया बनाया गया वो बैरकपुर, जो कि कलकत्ता के नजदीक है। ये वही बैरकपुर है जहां पर मंगल पांडे ने छावनी में विद्रोह किया था। तो बैरकपुर भारत का ये रहा है, बैरकपुर भारत का प्रथम कैंटोनमेंट एरिया है जिसे 1765 में बनाया गया। और भारत का जो सबसे नवीनतम लेटेस्ट जो कैंटोनमेंट एरिया है वो है अजमेर में, राजस्थान का जो अजमेर जिला है, अजमेर जिले में एक छावनी क्षेत्र है, कैंटोनमेंट एरिया है नसीराबाद। नसीराबाद जिसे 1962 में कैंटोनमेंट एरिया घोषित किया गया। ये भारत का सबसे लेटेस्ट, सबसे नवीनतम, सबसे लास्ट में बनाया गया कैंटोनमेंट एरिया है। और भारत का जो सबसे बड़ा कैंट एरिया है, जो भारत का सबसे बड़ा कैंट एरिया है, सबसे बड़ा कैंट एरिया वो है आपका कानपुर। कानपुर भारत का सबसे बड़ा कैंट एरिया है। और भारत जब 1947 में आजाद हुआ, भारत जब 1947 में आजाद हुआ तो उस समय भारत में जो टोटल कैंटोनमेंट एरिया थे वो थे 56। और आजादी के बाद से लेकर के 1962 तक 6 कैंट एरिया और बढ़ाए गए, तो वो हो गया 62 कैंट एरिया। इस समय भारत में 62 कैंट एरिया हैं भारत में। और हर कैंट एरिया का एक कैंटोनमेंट बोर्ड होता है, उसके गठन का यही तरीका होता है। और भारत में अभी इस समय कैंटोनमेंट जो है वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं, वो जनसंख्या के आधार पर है। ऐसे कैंटोनमेंट जिनकी जनसंख्या 50,000 से अधिक है तो वो कैटेगरी 1 में आते हैं। जिनकी जनसंख्या 50,000 से कम, 10,000 से ज्यादा है तो वो सेकंड कैटेगरी में आते हैं। और जिनकी 10,000 से कम, 2,500 से ज्यादा है तो वो थर्ड कैटेगरी में आते हैं। और जिनकी 2,500 से कम है तो वो फोर्थ कैटेगरी में आते हैं। तो अभी भारत में जो कैंटोनमेंट है उनकी 4 कैटेगरी हैं। और इस संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण जानने वाली बात वो ये है मित्रों कि मोदी सरकार ने अभी हाल ही में इस संबंध में बड़ा ही ऐतिहासिक, बड़ा ही दूरगामी डिसीजन लिया है। वो डिसीजन ये है कि भारत सरकार ने ये घोषणा किया है कि अब जो कैंट एरिया हैं, इन सारे कैंट एरिया को समाप्त कर दिया जाएगा। सारे जो कैंट एरिया हैं, जो कैंटोनमेंट बोर्ड की व्यवस्था है, इसको समाप्त कर दिया जाएगा, इसको एबॉलिश कर दिया जाएगा। तब नई व्यवस्था होगी क्या? नई व्यवस्था जो होने वाली है वो उसको आप समझ लीजिए इस संबंध में। तो अभी तक कैंट एरिया में 2 क्षेत्र हैं, एक है सिविलियन एरियाज, एक है मिलिट्री एरियाज। तो जो नई व्यवस्था आने वाली है कि जो कैंट एरिया का जो सिस्टम है, जो कैंटोनमेंट बोर्ड सिस्टम है, इसको हम एबॉलिश कर देंगे। तो नई व्यवस्था बनेगी कैसे? वो ऐसे है, जब ये कैंटोनमेंट एरिया खत्म कर दिया जाएगा तो ये जो नागरिक क्षेत्र है, कैंटोनमेंट एरिया का जो नागरिक क्षेत्र है, जो सिविलियन एरियाज है, तो वो जो लोकल म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इलाहाबाद का मैं दे रहा हूं कि जब इलाहाबाद में जो कैंट एरिया है या जो कैंटोनमेंट बोर्ड सिस्टम है, जब ये खत्म कर दिया जाएगा तो
इलाहाबाद कैंट एरिया का जो सिविलियन एरियाज है, तो ये जो है ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रयागराज नगर निगम को। तो सिविलियन एरिया जो है वो प्रयागराज नगर निगम को ट्रांसफर हो जाएगा। और जो ये मिलिट्री एरिया बचेगा, इस मिलिट्री एरिया को अब विशुद्ध रूप से मिलिट्री स्टेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा। मिलिट्री स्टेशन। तो इस सैन्य क्षेत्र को विशुद्ध रूप से मिलिट्री स्टेशन डेवलप कर दिया जाएगा, अर्थात अब भारत में जो मिलिट्री एरियाज हैं वो मिलिट्री स्टेशन कहलाएंगे। ये व्यवस्था समाप्त होने वाली है, इनकी शुरुआत हो चुकी है और इसकी शुरुआत जो हुई है वो हुई है योल कैंट एरिया से। योल कैंट एरिया, देखिए जो योल कैंट एरिया है, योल, ये हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक कैंट एरिया है योल। तो योल कैंट एरिया क्या है कि योल कैंट एरिया का जो सिविलियन एरियाज है वो वहां के जो म्युनिसिपल बॉडीज हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और जो योल का जो सैन्य क्षेत्र है वो मिलिट्री स्टेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा। और जो इसके बाद ये प्रक्रिया लागू होगी जो नसीराबाद कैंट एरिया है उसमें लागू होगी। इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे जो कैंट सिस्टम है, जो कैंटोनमेंट बोर्ड सिस्टम है, वो इतिहास बन जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और जहां पर डिमार्केशन मतलब जो चिन्हांकन है कि कितना लोकल जो म्यूनिसिपैलिटीज है उनके पास जाना है, कितना आर्मी के अंडर पे रहना है, तो जहां पर जितना जल्दी सीमांकन होता जाएगा उसी प्रकार से वो प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी। तो इस संबंध में ये चीजें हैं, ये व्यवस्था है, अभी वर्तमान में, फ्यूचर में ऐसा होने वाला है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो कैंटोनमेंट बोर्ड सिस्टम है, जो कैंटोनमेंट बोर्ड सिस्टम है, इसकी स्थापना, कैंटोनमेंट बोर्ड इसको हिंदी में बोला जाता है छावनी परिषद, कैंटोनमेंट बोर्ड को। तो छावनी परिषद की स्थापना संसद द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत की जाती है, न कि कार्यकारी सरकार के कार्यकारी आदेश से। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक हेनरी फेयोल की रचना नहीं है। ऑप्शन ए जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ऑप्शन बी द थियरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, थर्ड है द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, डी है जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका ऑप्शन जो सी है, थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये मैक्स वेबर की रचना है, न कि हेनरी फेयोल की। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। मित्रों, हेनरी फेयोल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। हेनरी फेयोल को प्रबंध सिद्धांत का जनक कहा जाता है। और हेनरी फेयोल जो है लोक प्रशासन के क्षेत्र में, हेनरी फेयोल लोक प्रशासन के क्षेत्र में सार्वभौम व्यक्ति यानी द यूनिवर्सलिस्ट, द यूनिवर्सलिस्ट के नाम से प्रसिद्ध, के उपनाम से प्रसिद्ध हैं। और हेनरी फेयोल ने प्रशासन और प्रबंध, हेनरी फेयोल
लोक प्रशासन के क्षेत्र में सार्वभौम व्यक्ति उपनाम से द यूनिवर्सलिस्ट उपनाम से फेमस हैं। और हेनरी फेयोल ने प्रशासन और प्रबंध, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में कोई डिफरेंस नहीं किया है। हेनरी फेयोल ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं किया है। हेनरी फेयोल ने प्रशासन के 14 हेनरी फेयोल ने प्रबंध के 14 सिद्धांत बताए हैं। प्रबंध के 14 सिद्धांत हेनरी फेयोल ने बताए हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है वो है अभिप्रेरणा से है, वो लोकपाल विधेयक से है। अगला क्वेश्चन है वो लोकपाल विधेयक से है कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया। तो पहला लोकपाल विधेयक 68 में प्रस्तुत किया गया, तो ऑप्शन ए सही है। तो लोकपाल, देखिए भारत में लोकपाल का जो पहला विधेयक है वो 1968 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और भारत में 68 से लेकर के 2013 तक अनेकों बार लोकपाल विधेयक आया, शायद 11-12 बार आ चुका है। उसके बाद जाकर के अंततः 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित हो पाता है। अब आप बताइए कि जो चीज जनता के हित में है कि कोई भी नेता हो, प्रशासनिक अधिकारी अपने सत्ता का दुरुपयोग ना कर सके, जन कल्याण में वो कार्य करे, बताइए जो इतनी अच्छी चीज है उसके निर्माण में भारतीय संसद ने, भारत की राजनीतिक लॉबी ने, भारत के राजनेताओं ने 1968 से लेकर के 2013 तक वो विधेयक लाते रहे, नहीं पारित हुआ। वो उसी में सत्ता पक्ष विपक्ष में नुरा कुश्ती चलती रही और अंततः जा करके 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम को अमली जामा पहनाया जाता है। और वो अन्ना हजारे आंदोलन की वजह से सरकार के ऊपर इतना प्रेशर था, तब जाकर के ये अधिनियम बन पाया, अदरवाइज 2013 में भी न बन पाता। और इस अधिनियम को 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दिया। नहीं, राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर किया। देखिए एक चीज यहाँ जानने वाली ये है कि राष्ट्रपति विधेयकों को जो अपनी मंजूरी देते हैं, जो उस पर सिग्नेचर करते हैं या उसे वापस कर देते हैं, तो अपनी शक्ति का प्रयोग वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? अनुच्छेद 111 अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित अधिनियमों को मंजूरी देते हैं या उसे वापस कर देते हैं, जो भी चीजें हैं, तो वो 111 के तहत ही अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। और ये अधिनियम जो है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, ये 16 जनवरी 2014 से लागू होता है। लागू हुआ। और लोकपाल नाम किसने दिया? लोकपाल नाम दिया LM सिंघवी ने।
देखिए ये क्वेश्चन पूछा है, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, फिर पूछा जा सकता है कि लोकपाल जो नाम है, लोकपाल नाम दिया किसने? तो एल.एम. सिंघवी जी ने दिया था, सिंघवी समिति ने दिया था, एल.एम. सिंघवी ने दिया था। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और भारत के जो प्रथम लोकायुक्त थे पिनाकी चंद्र घोष थे, आप लोग जानते होंगे। पिनाकी चंद्र घोष भारत के प्रथम लोकपाल थे। देखिए केंद्र के स्तर पर लोकपाल होगा और राज्यों के स्तर पर लोकायुक्त होगा, तो ये आप समझ लीजिएगा। और जो अगला क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन ये है, मोटिवेशन से है कि अभिप्रेरणा के द्विघटक विचारधारा की वकालत किसने किया? तो इसका सही आंसर है हर्जबर्ग। फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने टू फैक्टर थ्योरी दिया, यानी अभिप्रेरणा के दो घटक की वकालत किया। अब अभिप्रेरणा के संबंध में जो टू फैक्टर थ्योरी फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दिया है, उसको जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, अभिप्रेरणा क्या है, मोटिवेशन क्या है। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। देखिए मोटिवेशन जो है ना, किसी व्यक्ति के अंदर कार्य करने की इच्छा पैदा करना, कार्य करने के प्रति जुनून पैदा करना, लगन पैदा करना, जोश पैदा करना, उत्साह पैदा करना, कार्य के प्रति एक दीवानगी पैदा करना ही अभिप्रेरणा है। और अभिप्रेरणा का जो इंपॉर्टेंस है मित्रों, वो न सिर्फ प्रशासन में बल्कि व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में भी है। क्योंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति कितना भी योग्य हो, कुशल हो, दक्ष हो, जानकार हो, निपुण हो, स्किलफुल हो, कुछ भी हो, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर कार्य करने की इच्छा ना हो, यानी वो कार्य नहीं करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति गुणवान, बुद्धिमान, प्रतिभावान, दक्ष, कुशल, निपुण होते हुए भी उसकी कार्य करने की इच्छा नहीं है, तो जो कार्य करने की जो अनिच्छा है, जो कार्य करने की इच्छा नहीं है, तो ये अनिच्छा उसके सारे गुणों पर हावी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में सवाल ये पैदा होता है कि आखिर में इतना समझदार, बुद्धिमान, गुणवान, प्रतिभा संपन्न, निपुण व्यक्ति कार्य नहीं करना चाह रहा, तो इससे नुकसान कितना हो रहा है। तो भाई ऐसी स्थिति में ये जरूरत पड़ती है कि उसे मोटिवेट किया जाए, उसे प्रेरित किया जाए, उसे कार्य के प्रति एक जुनून, एक जोश, एक उत्साह, एक लगन, एक दीवानगी पैदा की जाए कि वो कार्य के प्रति लालायित हो जाए, कार्य वो करे। तो इसी स्थिति को ही अभिप्रेरणा कहा जाता है। और अभिप्रेरणा जो है वो आंग्ल भाषा के मोटिवेशन का हिंदी रूपांतर है, और जो मोटिवेशन है वो लैटिन लैंग्वेज के जो मोटिवेशन है ये लैटिन शब्द मोवेयर से बना है, जिसका मतलब होता है गतिशील रहना। गतिशील रहना। देखिए मतलब जब व्यक्ति मतलब गुणवान है, सब कुछ है, लेकिन कार्य करने की इच्छा नहीं है, तो उसे कैसे गतिशील बनाया जाए, अर्थात कार्य के प्रति व्यक्ति के अंदर एक जोश पैदा करना, उत्साह पैदा करना, जुनून पैदा करना, दीवानगी पैदा करना, कार्य के प्रति एक लालसा पैदा करना ही मोटिवेशन है, ताकि व्यक्ति पुनः एनर्जाइज होकर के कार्य में लग जाए।
और मोटिवेशन के संबंध में जो कुछ आधुनिक विचारधाराएं हैं उनसे क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। वो जो आधुनिक विचारधाराएं हैं वो क्या हैं उनको आप देख लीजिए। उसमें जैसे आप कहता है कि आवश्यकता, सोपान सिद्धांत, यह है अब्राहम मैस्लो का। फिर उसके बाद आपका आता है एक्स एंड वाई थियरी, ये है डगलस मैकग्रेगर ने दिया। उसके बाद आपका आता है टू फैक्टर थियरी। देखिए अभी हम इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि यही क्वेश्चन है। फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दिया। फिर उसके बाद आपका आता है जेड थियरी। जेड थियरी दिया आउची ने। आउची ने दिया है जेड थियरी। फिर उसके बाद फ्रांसिस लिंकर्ट ने दिया है मैनेजमेंट पैटर्न थियरी। फ्रांसिस लिंकर्ट। उसके बाद एक और है आपका प्रत्याशा सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेक्टेंसी थियरी। ये ब्रूम ने दिया है। ब्रूम का प्रत्याशा सिद्धांत। तो ये जो है ये मोटिवेशन के जो आधुनिक सिद्धांत हैं, जो आधुनिक अवधारणाएं हैं मोटिवेशन की, ये हैं। और मित्रों इनसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्स एंड वाई थियरी किसने दिया मोटिवेशन के संबंध में, या नीड हायरार्की थियरी किसने दिया, अब्राहम मैस्लो का है। टू फैक्टर थियरी जैसा कि आप देख रहे हैं पूछा ही है। अभी जेड थियरी नहीं पूछा है, ये पूछा जा सकता है। जेड थियरी आउची ने दिया है। प्रत्याशा सिद्धांत यानी एक्सपेक्टेंसी थियरी ब्रूम ने दिया है। तो ये ऐसे पूछा जा सकता है। तो अब हम आते हैं कि टू फैक्टर थियरी जो है उसमें फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने क्या बताया है, उसके जो टू फैक्टर हैं वो क्या हैं, और ये टू फैक्टर क्या कहते हैं, किनकी क्या विशेषता है। तो फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने जो टू फैक्टर थियरी बताई है वो क्या है उसको आप देखेंगे। देखिए एक है उसका एक फैक्टर है आरोग्य घटक, यानी हाइजीन थ्योरी, और दूसरा है उत्प्रेरणात्मक घटक।
उत्प्रेरणात्मक घटक। देखिए आरोग्य घटक में हर्जबर्ग ने ये कहा है कि जब कोई व्यक्ति अपने कार्य से संतुष्ट नहीं होता है, अपने कार्य से दुखी होता है, अपने कार्य से वो गुस्सा होता है, तो उस समय इस स्थिति में व्यक्ति का ध्यान उस कार्य पर नहीं जाता है, उस कार्य पर नहीं रहता है जिसको वो करता है, बल्कि उसका पूरा का पूरा ध्यान उस माहौल, उस वातावरण पर जाता है जहां वो कार्य करता है। अर्थात व्यक्ति जब अपने कार्य से नाखुश होता है, प्रसन्न नहीं होता है, दुखी होता है, तो उसका जो ध्यान होता है वो अपने कार्य पर नहीं होता है, बल्कि उसका पूरा ध्यान उस माहौल, परिवेश पर होता है जहां वो कार्य करता है, जहां वो जिस स्थिति में कार्य करता है, पूरा का पूरा ध्यान उसका उस माहौल, उस परिवेश पर होता है, न कि कार्य पर होता है। लेकिन जो उत्प्रेरणात्मक घटक है उसमें हर्जबर्ग यह कहता है कि जब कोई व्यक्ति अपने कार्य से खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, हैप्पी रहता है, अपने कार्य को लेकर के मुस्कुराता है, खुश रहता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जो पूरा का पूरा ध्यान है ना, वो अपने कार्य पर रहता है, अपने वर्क पर रहता है, न कि उस वहां का जो माहौल है, वहां का जो पर्यावरण है उस पर रहता है। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है X और एक व्यक्ति है, चलिए ए भी कर लेते हैं, एक्स वाई थ्योरी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है A और दूसरा व्यक्ति है B, और मान लीजिए कि A जो है कोई कार्य कर रहा है, मान लीजिए टैक्सी का ड्राइवर है या स्टूडेंट है या फैक्ट्री वर्कर है, एक्स वाई कुछ भी है। ए मान लीजिए जो काम कर रहा है तो वो अपने कार्य से खुश नहीं है, वो उस काम को करना नहीं चाहता है, लेकिन अब दूसरा काम वो क्यों नहीं कर रहा है, या कोई ऑप्शन नहीं, जो भी है, या मजबूरी में कर रहा है। तो जब ये अपने काम से खुश नहीं है मान लीजिए, तो ऐसी स्थिति में इसका जो ध्यान है ना अपने काम पर बिल्कुल नहीं रहेगा, वो अनिच्छुक तरीके से गैर जिम्मेदाराना होकर के कार्य करेगा। उसका पूरा का पूरा ध्यान उस माहौल पर रहेगा जहां वो कार्य कर रहा है कि यार बड़ा गड़बड़ है, कैसे होता, हम यहाँ से निकल जाते, ये वो है। तो इस प्रकार की चीजें हैं। और मान लीजिए जो बी नामक व्यक्ति है, ये अपने कार्य से खुश है, प्रसन्न है, हैप्पी है, तो ऐसी स्थिति में बी का जो पूरा का पूरा ध्यान है, अटेंशन है, कंसंट्रेशन है, वो अपने कार्य पर रहेगा, न कि वहां के माहौल पर, वातावरण पर, वहां के कार्यस्थल पर। ऐसा कुछ नहीं, इसका पूरा ध्यान अपने कार्य पर रहेगा, ये अपने कार्य में पूरी तरीके से डूबा रहेगा। तो यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। इसमें हर्जबर्ग ने ये बताया है और इसमें हर्जबर्ग ने ये बताया है। अब आइए हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है लोक निगम प्रकार का प्रशासन, लोक निगम प्रकार का प्रशासन प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो इसका जो आंसर डी है, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है वो सही है। सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। अर्थात देखिए जो लोक निगम है, अभी एक लाइन में समझ लीजिए फिर लोक निगम क्या हम बताते हैं। देखिए लोक निगम क्या होता है, जो पब्लिक कॉर्पोरेशन होते हैं ना, वो उनको अपने कार्य में, उनके कार्य में स्वायत्तता और जवाबदेही का बड़ा ही अद्भुत समन्वय होता है। स्वायत्तता और जवाबदेही यानी कार्य करने की आजादी भी है और प्लस में आपकी जवाबदेही भी है। आपको अपने कार्य के प्रति जवाबदेह भी बनाया गया है, कार्य के संबंध में आपको जवाब देना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर पब्लिक कॉर्पोरेशन टाइप के जो संगठन होते हैं, तो यहाँ पर स्वायत्तता और जवाबदेही, स्वायत्तता और जवाबदेही का बड़ा अद्भुत समन्वय होता है, बड़ा अद्भुत मिश्रण होता है। तो हम देखते हैं कि लोक निगम यानी पब्लिक कॉर्पोरेशन,
लोक देखिए लोक निगम है क्या? देखिए लोक निगम एक ऐसा सरकारी उपक्रम होता है, एक ऐसा सार्वजनिक उपक्रम होता है जिसे किसी विशेष व्यावसायिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसद द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत उसकी स्थापना की जाती है। अर्थात लोक निगम एक ऐसा सार्वजनिक या सरकारी उपक्रम होता है जिसे कुछ निश्चित व्यवसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यवस्थापिका द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया जाता है लोक निगम को। और निगम जो है, निगम का जो शाब्दिक अर्थ होता है निगम का, यानी इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है निरंतर गतिशील रहने वाला व्यावसायिक संगठन। तो निरंतर गतिशील रहने वाला व्यावसायिक संगठन निगम का शाब्दिक अर्थ है। और जैसे यदि हम भारत के संबंध में बात करें, देखिए भारत में क्या है कि जब भारत 1947 में आजाद होता है तो उस समय भारत में सिर्फ एक पब्लिक कॉर्पोरेशन था, वो था RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और यही भारत का सबसे पुराना पब्लिक कॉर्पोरेशन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद तमाम सारे निगम बनाए गए, जैसे आपका LIC है, मतलब बाद में, फिर जैसे आपका LIC है, फिर दामोदर घाटी निगम है, फिर आपका राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम है, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम है इत्यादि। तो इस प्रकार से मतलब ये भारत में कुछ पब्लिक कॉर्पोरेशंस हैं। आजादी के पहले सिर्फ एक था RBI, बाद में बहुत सारे पब्लिक कॉर्पोरेशंस बनाए गए। और जो पब्लिक कॉर्पोरेशंस हैं, जो पब्लिक कॉर्पोरेशन हैं, इनको WA रॉब्सन ने 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी संवैधानिक मौलिकता कहा है। सबसे बड़ी संवैधानिक मौलिकता कहा है रॉब्सन ने, WA रॉब्सन ने। अब देखिए कि लोक निगम क्या है। आजादी के पहले सिर्फ एक था, बाद में और बने। WA रॉब्सन ने लोक निगम को 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी संवैधानिक मौलिकता बताया है। और आगे देखिए कि जो ये पब्लिक कॉर्पोरेशन है, जो लोक निगम है, ये सूत्र अभिकरण होते हैं। जो ये लोक निगम है ना, ये जो लोक निगम है, ये सूत्र अभिकरण है, यानी लाइन एजेंसी। लाइन एजेंसी किसे कहते हैं? देखिए जो लाइन एजेंसी होती है
जो मुख्य कार्यपालिका यानी ऐसा प्रशासनिक अभिकरण, ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी जो मुख्य कार्यपालिका या सरकार के निर्णयों को, नीतियों को, कार्यक्रमों को आम जनता तक पहुंचाते हैं, ग्रास रूट लेवल पर लागू करने का कार्य करते हैं, उन्हें ही सूत्र अधिकरण कहा जाता है। और न सिर्फ लोक निगम, देखिए कि न सिर्फ लोक निगम बल्कि जो विभाग हैं और जो स्वतंत्र नियामकी आयोग हैं यानी इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस, देखिए ये तीनों जो हैं, ये तीनों सूत्र अभिकरण की कैटेगरी में आते हैं, यानी लाइन एजेंसी की कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि ये जो है, ये तीनों लोक निगम भी है, एक विशेष प्रकार के व्यवसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गठन किया जाता है, विभाग है, तो ये भी जो है, जो मुख्य कार्यपालिका के जो नीतियां हैं, निर्णय हैं, प्रोग्राम हैं, कार्यक्रम हैं, उनको जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। और ये भी है, जनहित की रक्षा के लिए इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन बनाए जाते हैं। लेकिन देखिए तीनों लाइन एजेंसीज की कैटेगरी में आते हैं, सूत्र अभिकरण हैं, लेकिन इन तीनों का जो नेचर है अलग अलग है। इसका विकास, देखिए इसका विकास तो ब्रिटेन में होता है, यानी ये ब्रिटेन की देन है। पब्लिक कॉर्पोरेशन ब्रिटेन की बहुत बड़ी संवैधानिक देन है। और स्वतंत्र नियामकी आयोग अमेरिका की संवैधानिक देन है। और विभाग जो है भाई, सबसे पुराना लोकतंत्र ब्रिटेन माना जाता है, तो जो आधुनिक व्यवस्था है उदय वहीं से होता है, तो विभाग भी वहीं पहले बना। अब जो देखने वाली बात यह है कि जो लोक निगम है, विभाग है और जो स्वतंत्र नियामकी आयोग है, इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए डिफरेंस है, बहुत माइनर डिफरेंस है, उसको आप समझने की कोशिश करिए। देखिए जो लोक निगम है, जो लोक निगम है, ये जो है सरकार, मतलब जो कार्यपालिका है, ये कार्यपालिका के आंशिक नियंत्रण में होता है और आंशिक रूप से कार्यपालिका से स्वतंत्र भी होता है। आंशिक नियंत्रण, आंशिक स्वतंत्रता, यानी जो लोक निगम है ये कार्यपालिका शाखा से आंशिक रूप से नियंत्रित होते हैं, तो आंशिक रूप से उनसे स्वतंत्र भी होते हैं। मतलब कुछ कार्यों में ये कार्यपालिका का इन पर नियंत्रण होता है, तो कुछ कार्यों में कार्यपालिका का इन पर नियंत्रण नहीं होता है। और जो विभाग है, विभाग तो पूरी तरीके से यानी पूर्ण रूप से कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य करता है। कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य करता है। और जो स्वतंत्र नियामकी आयोग है, जो ये है, ये कार्यपालिका शाखा के नियंत्रण से पूरी तरीके से मुक्त होता है।
ये कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त होता है। तो विभाग कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में कार्य करता है। स्वतंत्र नियामकीय आयोग कार्यपालिका के नियंत्रण से पूरी तरीके से मुक्त होता है। और जो निगम है, निगम की स्थिति विभाग और स्वतंत्र नियामकीय आयोग के बीच की होती है, अर्थात लोक निगम कुछ कार्यों में कार्यपालिका के नियंत्रण में होता है, कुछ कार्यों के संबंध में कार्यपालिका से स्वतंत्र भी होता है, इस पर कार्यपालिका का नियंत्रण नहीं होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन तीनों में। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है निम्न में कौन सा भारत में सहायक अभिकरण है, यानी एक्सिलरी एजेंसी। इसमें ऑप्शन सी यानी केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी CPWD, ये जो है एक्सिलरी एजेंसी का उदाहरण है। देखिए सहायक अभिकरण, देखिए सहायक अभिकरण कहते किसको हैं? सहायक अभिकरण कहते किसको हैं? देखिए चाहे वो लाइन एजेंसी हो या स्टाफ एजेंसी हो, सभी को कुछ सहायक सेवाओं की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए भाई, चाहे वो लाइन एजेंसी हो या स्टाफ एजेंसी हो, तो सभी को कुछ सहायक सेवाओं की जरूरत पड़ती है। और इन सहायक सेवाओं को संचालित करने वाले, इनको व्यवस्थित करने वाले जो भी कर्मचारी या संगठन होता है, उसी को सहायक अभिकरण बोला जाता है, एक्सिलरी एजेंसी बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि भाई चाहे वो लाइन एजेंसी हो या स्टाफ एजेंसी हो, सबको कार्यालय की जरूरत है, तो कार्यालय के रखरखाव के लिए कर्मचारी चपरासी की जरूरत है। वहां पर साज सज्जा, फर्नीचर, सामान को खरीदना, फिर अधिकारियों के मनोरंजन के लिए खेल का मैदान होना, उद्यान होना, और भी जो तमाम प्रकार की जरूरतें होती हैं, स्टेशनरी की जरूरत, ये तमाम सारी जो चीजें होती हैं, और इनके खान पान की व्यवस्था। तो इस प्रकार की जो सहायक सेवाएं हैं भाई, ये तो लाइन एजेंसी के लिए भी जरूरी हैं और स्टाफ एजेंसी के लिए भी जरूरी हैं। तो इन्हीं सहायक सेवाओं का प्रबंधन करने वाले, इनको मैनेज करने वाले जो कर्मचारी या संगठन होते हैं, उन्हीं को हम सहायक एजेंसी, सहायक अभिकरण कहते हैं। उन्हीं को हम सहायक एजेंसी या सहायक अभिकरण कहते हैं। और जो लाइन एजेंसी है, जैसा कि आप जानते हैं, लाइन एजेंसी मतलब सूत्र अभिकरण ऐसा प्रशासनिक अभिकरण है जो मुख्य कार्यपालिका या सरकार के नीतियों, कार्यक्रमों, निर्णयों को ग्रास रूट लेवल पर लागू करने का कार्य करता है, जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। वो हो गया लाइन एजेंसी। और जो स्टाफ एजेंसी होती है, वो एक ऐसा प्रशासनिक अभिकरण है जो मुख्य कार्यपालिका को किसी भी विषय पर निर्णय लेने में उसको सहायता, सहयोग, परामर्श प्रदान करता है। वो हो गया आपका स्टाफ अभिकरण। और भारत में जो स्टाफ अभिकरण है, मतलब जो स्टाफ अभिकरण है, भारत में नहीं, मतलब कि जो लोक प्रशासन के विद्वान हैं वो कहते हैं कि जो स्टाफ अभिकरण है उसको वो 3 भागों में बांटते हैं। स्टाफ
अभिकरण को 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है सामान्य स्टाफ, दूसरा होता है तकनीकी स्टाफ, और चौथा होता है सहायक स्टाफ। इसी को सहायक अभिकरण भी बोला जाता है। देखिए, इसी से संबंधित क्वेश्चन है ये। सहायक अभिकरण। अब देखिए, जो सामान्य स्टाफ होता है ना, भाई जो मुख्य कार्यपालिका है उसके पास बहुत काम होते हैं, कामों का भंडार होता है, कामों का अंबार होता है। तो मुख्य कार्यपालिका के पास जो भी चिट्ठी पत्री आती है, यानी पत्र आते हैं, व्यक्ति आते हैं, सूचनाएं आती हैं, तो उसमें से भाई जो छटनी का काम करने वाला होता है, मतलब कि किस चीज को मुख्य कार्यपालिका के सामने प्रस्तुत करना है, किस सीक्वेंस में, किसको आज करना है, किसको कुछ दिन बाद करना है, तो ये जो छटाई का काम होता है, जो कीप और छलनी का कार्य करता है, वो सामान्य स्टाफ होता है। जो सामान्य स्टाफ होता है ना, ये जो है प्रशासन के कार्य में निपुण होते हैं, दक्ष होते हैं, तो वो सामान्य स्टाफ कहलाते हैं। जैसे भारत में जो प्रधानमंत्री कार्यालय है, भारत में जो पीएम कार्यालय है और जो मंत्रिमंडल सचिवालय है, फिर जो कैबिनेट समितियां होती हैं, तो ये जो है ना, ये सब सामान्य स्टाफ का काम करती हैं। और तकनीकी स्टाफ किसी टेक्निकल मुद्दे पर, जैसे मान लीजिए कि एनर्जी सेक्टर हो गया, न्यूक्लियर सेक्टर हो गया, मेडिकल सेक्टर हो गया, तो इस संबंध में मुख्य कार्यपालिका को जो सलाह परामर्श देने का कार्य करते हैं, वो एक्सपर्ट लोग करते हैं अपने अपने क्षेत्र के। तो ये जो सहायक स्टाफ है या सहायक अभिकरण है, एक्सिलरी एजेंसीज है, तो ये जो है इसी से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये जो है सहायक सेवाएं प्रदान करते हैं। सहायक सेवाओं की जरूरत लाइन एजेंसी को भी होती है, स्टाफ एजेंसी को भी होती है। और भारत में जो सहायक अभिकरण हैं, उसमें से जैसे मान लीजिए कि उदाहरण आपका क्या है, सहायक अभिकरण के उदाहरण है सार्वजनिक यानी लोक निर्माण विभाग, लोक सेवा आयोग, भंडार विभाग, आपूर्ति निदेशालय। तो ये जो है सहायक अभिकरण का कार्य करते हैं। अब देखिए, अभी हमने आपको ये बताया कि वो अभिकरण जो सहायक सेवाओं का मैनेजमेंट करते हैं, सहायक सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, उन्हें हम सहायक अभिकरण या एक्सिलरी एजेंसीज कहते हैं। जिससे मान लीजिए कि जो लोक निर्माण विभाग है, ये भवनों को, पुलों को बनाने का कार्य करता है। तो भाई अब चाहे वो लाइन एजेंसी हो, चाहे स्टाफ एजेंसी हो, कार्यालय सबको चाहिए, कार्यालय के लिए भवन चाहिए। लोक सेवा आयोग है, तो इन अभिकरणों में जो अधिकारी हैं
जो उनकी नियुक्ति है, फिर उसके साथ साथ उनका जो प्रशिक्षण है वो भी जरूरी है। तो जो प्रशिक्षण संस्थान होते हैं, जो प्रशिक्षण संस्थान होते हैं, जो प्रशिक्षण संस्थान होते हैं वो भी सहायक अभिकरण में आते हैं। फिर भंडार विभाग है, ये जो चीजें हैं उनके भंडारण का कार्य करता है। फिर आपूर्ति निदेशालय है, फिर उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करता है। तो ये जो सहायक सेवाएं हैं, ये विभाग हैं, ये प्रदान करते हैं, इसीलिए इनको सहायक अभिकरण के उदाहरण में सहायक अभिकरण की कैटेगरी में रखा गया है। और सहायक अभिकरण को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया है। इनके नाम के संबंध में विद्वानों में सहमति नहीं है, तो वो कौन सा विद्वान इनको क्या कहते हैं उसको जरा सा हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो ये सहायक अभिकरण हैं, जो ये सहायक अभिकरण हैं या एक्सिलरी एजेंसीज हैं, एजेंसीज, तो इनको जो है, जो विलोबी है, विलोबी ने गृहपालक क्रियाएं संस्थात्मक क्रियाएं या गृहपालक क्रियाएं कहा है। हाउस कीपिंग एजेंसीज बोला है, या इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज भी आप कह सकते हैं, क्योंकि संस्थात्मक क्रियाएं हैं। फिर एल डी वाइट ने क्या कहा है? एल डी वाइट ने इन्हें एक्सिलरी एजेंसीज बोला है। एक्सिलरी एजेंसीज, एक्सिलरी एजेंसीज बोला है। और जे एम गॉस ने सहायक तकनीकी स्टाफ सेवाएं एक्सिलरी टेक्निकल स्टाफ सर्विसेज। तो एक्सिलरी एजेंसीज को, सहायक अभिकरण को विलोबी ने संस्थात्मक क्रियाएं या गृहपालक क्रियाएं, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज या हाउस कीपिंग एजेंसीज कहा है। और एल डी वाइट ने इन्हें एक्सिलरी एजेंसीज कहा है, सहायक अभिकरण कहा है। ठीक है, यहाँ पर एक्टिविटीज होगा, क्रियाएं है ना, वो एक्टिविटीज होगा।
यूज होगा। और एल वाइट ने एक्सिलरी एजेंसीज कहा है। और जेएम गॉस ने सहायक तकनीकी स्टाफ सेवाएं यानी एक्सिलरी टेक्निकल स्टाफ सर्विसेज कहा है। तो मित्रों अब हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम शासन का सार है, यानी गुड गवर्नेंस। अगला क्वेश्चन जो है वो गुड गवर्नेंस से पूछा है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही है, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन। पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन, ट्रांसपेरेंटी एंड अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और ये क्वेश्चन जो है गुड गवर्नेंस से संबंधित है। देखिए ये जो गुड गवर्नेंस की जो अवधारणा है, गुड गवर्नेंस की जो अवधारणा है ये बहुत ही प्राचीन काल से रही है। चाहे वो जब से राज्य व्यवस्था का उदय हुआ है, जब से राज्य का आगमन हुआ है, तो शासन में अच्छी चीजों को शामिल करना, अच्छी चीजों को ज्यादा से ज्यादा शामिल करना हर समय कोशिश रही है समाज की कि भाई शासन बेहतर हो, अच्छा हो, अच्छी से अच्छी चीजें हो, गतिविधियां बहुत ही अच्छी तरीके से संचालित हो। तो ये भाव तो समाज का सदैव रहा है। लेकिन जो शासक रहे हैं, शासन में उन अच्छी चीजों को समाहित करना, शासन में अच्छी चीजों को लाना, शासन में गुड प्रैक्टिस को लाना, ये हमेशा से चैलेंजिंग रहा है, चुनौतीपूर्ण रहा है, वो आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। तो एक प्रकार से ये जो गुड गवर्नेंस का जो अवधारणा है ये बड़ी गतिशील अवधारणा है, लेकिन ये एक अंतहीन खोज है। क्योंकि भाई किसी भी चीज को आप जितना बेहतर से बेहतर हो सके, भाई गुड गवर्नेंस ये कहता है कि ऐसी शासन व्यवस्था जो अपने जनता के संबंध में, मतलब जो अपनी जनता की जो उसका जो कुशलक्षेम है, जनता का उसकी जो खैरियत है, उसकी जो उस जनता का जो कुशलक्षेम है, खैरियत है, उसका पूरा ध्यान रखता है, तो वही गुड गवर्नेंस है। तो गुड गवर्नेंस की जो हम एक शब्द में या एक लाइन में जो परिभाषा दे सकते हैं कि ऐसी शासन व्यवस्था जो अपने नागरिकों के कुशलक्षेम का ध्यान रखे, जो अपने नागरिकों के खैरियत का ध्यान रखे, दैट इज कॉल्ड गुड गवर्नेंस। तो शासन में अच्छी चीजों को शामिल करना ये सदैव चुनौतीपूर्ण रहा है और आने वाले समय में रहेगा। लेकिन हमें प्रयास ज्यादा से ज्यादा करना है, दिन प्रतिदिन करना है, ताकि चीजें और बेहतर हों, सही दिशा में और आगे बढ़े चीजें। तो गुड गवर्नेंस की यही अवधारणा है। और गुड गवर्नेंस का मतलब जो ये आधुनिक अवधारणा है ये 1980 के दशक के आसपास से आता है। तो गुड गवर्नेंस की अवधारणा जो है, और इस संबंध में वर्ल्ड बैंक ने कुछ पैरामीटर बताए हैं, उनको आप किताबों से देख लीजिएगा। लेकिन गुड गवर्नेंस का बस सीधा सा मतलब ये आप समझ लीजिए कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जो अपने नागरिकों, जो अपनी जनता के कुशलक्षेम, खैरियत का ध्यान रखे, उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान करे, उनके शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, सुरक्षित जीवन, मान सम्मान का मतलब उनकी जो गरिमा है, शासन में पारदर्शिता हो, अकाउंटेबिलिटी हो, जवाबदेही हो, वो तमाम सारी चीजें हैं। तो गुड गवर्नेंस का एक मोटा कॉन्सेप्ट यही है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो है कि लोक निगम का उत्तरदायित्व होता है, लोक निगम का यानी पब्लिक कॉर्पोरेशन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अकाउंटेबिलिटी है, वो किसके प्रति है? तो वो संसद के प्रति है। क्योंकि जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है, जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है जो
लोक निगम है, लोक निगम की जो स्थापना है वो विधायिका द्वारा निर्मित कानून के अंतर्गत की जाती है, लोक निगम। और लोक निगम जो अंततः जवाबदेह होता है वो संसद के प्रति होता है, क्योंकि लोक निगम की स्थापना विधायिका द्वारा पारित कानून के अंतर्गत होती है, तो इसलिए इसकी जो जवाबदेही है वो संसद के प्रति है, विधायिका के प्रति है। और लोक निगम किसको कहते हैं वो हमने आपको पहले ही बता दिया है। लोक निगम का उदय कहाँ से होता है वो भी हमने आपको बता दिया है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है कि जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो, यानी जब बजट लोकसभा में पारित ना हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? बजट में संशोधन किया जाता है, पुनः प्रस्तुत किया जाता है। गलत। बजट को राज्यसभा के सुझाव के लिए संदर्भित किया जाता है, ये भी गलत है। केंद्रीय वित्त मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कहा जाता है, ये भी गलत है। प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन डी जो है यही सही है कि जब लोकसभा द्वारा बजट को अस्वीकार कर दिया जाएगा, लोकसभा में बजट गिर जाएगा, लोकसभा में बजट जो है पारित नहीं हो सकेगा, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री के सामने त्यागपत्र देने के अलावा कोई चारा नहीं होता है, कोई ऑप्शन नहीं होता है। अर्थात लोकसभा में बजट का गिरना, लोकसभा के द्वारा बजट को अस्वीकार किए जाने का आशय है कि सरकार का पतन हो गया संसदीय व्यवस्था में। इसलिए ऐसा है क्योंकि भाई यदि लोकसभा ने बजट को अस्वीकार कर दिया, लोकसभा में बजट पारित नहीं हो पाया, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि लोकसभा का सरकार में विश्वास नहीं है। यानी सदन जो है, लोकसभा जो कि एक सदन है, वो सरकार में उसका विश्वास नहीं रहा। जब सरकार में विश्वास नहीं है तो फिर सरकार चलेगी कैसे? क्योंकि भाई सारी चीजें बहुमत के आधार पर होनी है। तो जब बहुमत यदि होता सत्ता पक्ष का, तो फिर बजट पारित होना चाहिए। बजट पारित नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि सत्ता पक्ष का लोकसभा में बहुमत नहीं है, या अर्थात लोकसभा सरकार में विश्वास व्यक्त नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री के सामने त्यागपत्र देने के अलावा कोई चारा ही नहीं होता, कोई विकल्प ही नहीं होता है कि उनको त्यागपत्र देना ही देना है बस। और जो अगला क्वेश्चन है कि मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा निम्न में से किस विशेषता के लिए किया है? कार्ल मार्क्स ने, जो बड़ा कि कालजयी विचारक है कार्ल मार्क्स, तो उसने नौकरशाही की जो प्रशंसा की है वो किस संदर्भ में किया है? तो वो जो है राष्ट्रों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की बढ़ोतरी, राष्ट्रों में जो केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति है उससे उसकी बढ़ोतरी होती है, इसी सेंस में इसने नौकरशाही की प्रशंसा की है। देखिए, एक लोक प्रशासन में एक मार्क्स है, एफएम मार्क्स।
तो ये क्वेश्चन इनसे संबंधित नहीं है, कार्ल मार्क्स से है, जिसे वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। समाजवाद का प्रतिपादक माना जाता है वो कार्ल मार्क्स, उससे संबंधित प्रश्न है। तो कार्ल मार्क्स ने नौकरशाही की जो प्रशंसा की है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रों में केंद्रीकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के वजह से किया है, कि इसके माध्यम से क्या है कि राष्ट्रों में जो सेंट्रलाइजेशन है, जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है वो बढ़ती है। और अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर कि भारत में अमेरिकी विशेषज्ञ फ्रेंच कॉल्स को किस वर्ष यह जांचने के लिए आमंत्रित किया गया कि निष्पादक बजट भारत में अपनाया जा सकता है या नहीं। तो इसका सही आंसर है 1964। 1964। देखिए इसमें जो है एक शब्द आया है निष्पादक बजट। निष्पादक बजट और एक बजट होता है परंपरागत बजट। हालांकि बजट कई होते हैं, लेकिन यहाँ हम चर्चा करेंगे इन दो की। देखिए कि जो निष्पादक बजट होता है और एक होता है परंपरागत बजट। तो जो परंपरागत बजट है इसको लाइन आइटम बजट के नाम से भी जाना जाता है, और जो निष्पादक बजट है इसको और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि एक इसको कहा जाता है फंक्शनल बजट, कार्यक्रम बजट, कार्यात्मक बजट, कर्मण्यता बजट। तो निष्पादक बजट को इतने नामों से जाना जाता है। निष्पादक बजट यानी परफॉर्मेंस बजट, कार्यक्रम बजट यानी प्रोग्राम बजट, कार्यात्मक बजट यानी फंक्शनल बजट, कर्मण्यता बजट यानी एक्टिविटी बजट। तो ये इतने नाम हैं। तो जो लाइन आइटम बजट है, लाइन आइटम बजट एक ऐसा बजट होता है जिसमें सिर्फ इस बात की जानकारी आपको मिलेगी, सिर्फ इस बात का उल्लेख किया जाता है कि किसी विभाग के अंतर्गत किस मद में कितना पैसा दिया जा रहा है। मतलब कि जो लाइन आइटम बजट है वो ये बताता है हर विभाग के संबंध में। जैसे मान लीजिए कि कृषि विभाग का जो बजट है, यदि उसमें लाइन आइटम बजट की हम बात करें तो उसमें यह बताया जाएगा कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, कितना कार्यालयी खर्च के लिए किया जा रहा है, फर्नीचर, साज सज्जा, जो अधिकारियों के लिए जो सुविधाएं हैं, फिर गाड़ियों से संबंधित जो खर्चा है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। लेकिन उसमें यह नहीं बताया जाएगा कि ये जो खर्च किया जा रहा है ये किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है, इसकी उपलब्धि क्या होगी। वहां उपलब्धियों के संबंध में, कार्यों के संबंध में कोई चर्चा ही नहीं होती है। सिर्फ ये बताया जाता है कि किस मद में कितना पैसा दिया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है। लेकिन वो पैसा जो खर्च किया जा रहा है
उसकी उपलब्धि क्या होगी ये नहीं बताया जाता है लाइन आइटम बजट में। और निष्पादक बजट में क्या है कि उसी कमी को पूरा किया गया, उसी कमी को दूर किया गया। अर्थात निष्पादक बजट एक ऐसा बजट होता है जो कार्य केंद्रित होता है, प्रोग्राम केंद्रित होता है, जिसमें यह बताया जाता है कि किस मद में कितना पैसा खर्च किया जा रहा है या किस मद में कितना धन दिया जा रहा है, और जो ये धन दिया जा रहा है उसकी वजह से मतलब उससे हम किस उपलब्धि को प्राप्त करेंगे, उससे हम किस कार्य को करेंगे, वहां पर कार्य के संबंध में बड़ा स्पष्ट रूप से बताया जाता है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण कि यदि हम रेल मिनिस्ट्री के परफॉर्मेंस बजट की बात करें तो उसमें आप देखते होंगे कि अब तो रेल बजट और आम बजट अलग अलग प्रस्तुत नहीं किया जाता है। अब वित्त मंत्री ही रेल बजट को ही प्रस्तुत करते हैं और आम बजट को ही प्रस्तुत करते हैं। तो जो परंपरा थी वो खत्म कर दी गई है। तो उसमें देखिए जब वित्त मंत्री रेल मंत्रालय के बजट को पढ़ते हैं तो उसमें बताते हैं कि भाई कर्मचारियों के पेंशन, वेतन, भत्ते पर इतना खर्च, कार्यालय रख रखाव के लिए, फिर अधिकारियों के मतलब जो गाड़ी से संबंधित खर्च हैं, फिर स्टेशनरी वगैरह तमाम सारी चीजें ये सब बताते हैं। उसके साथ साथ ये बताते हैं कि हम इस वित्त वर्ष में इतने किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाएंगे या इतने किलोमीटर नए रेलवेज को हम ब्रॉडगेज में कन्वर्ट करेंगे, इतने रेलवे स्टेशनों का हम कायाकल्प करेंगे। तो ये तमाम सारी चीजें बताई जाती हैं। तो ये सिर्फ निष्पादक बजट में बताया जाता है। लाइन आइटम बजट या परंपरागत बजट में कार्यों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया जाता था। और जो निष्पादक बजट है, जो परफॉर्मेंस बजट है, परफॉर्मेंस बजट को भारत में लागू करने के संबंध में क्या संभावना है, क्या संभावना नहीं है, क्या लागू किया जा सकता है, क्या लागू नहीं किया जा सकता है, इसी चीज को जांचने के लिए, इसी चीज की जांच के लिए भारत सरकार ने 1964 में फ्रैंक कॉस अमेरिकी विशेषज्ञ को आमंत्रित किया और फ्रैंकाज ने अपनी जो रिपोर्ट दी, जो सुझाव दिया, उन्होंने 3 बिंदुओं पर विशेष रूप से गौर किया, उन्होंने फोकस किया और बताया कि भाई देखिए जो ये निष्पादक बजट है, इसको लागू करने के लिए जो पहली चीज है कि आप एक विस्तृत कार्य योजना बनाइए। यानी क्या चीज बोला उन्होंने, पहली चीज यानी इसको लागू करने के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाने की जरूरत है। दूसरा जो बिंदु है वो इन्होंने ये बताया कि निष्पादक बजट की सफलता के लिए सरकार और संसद को, इस बजट की सफलता के लिए सरकार और संसद को पूर्ण दीर्घकालिक पूर्ण रूप से दीर्घकालिक समर्थन करना चाहिए, समर्थन देना चाहिए। और तीसरा उन्होंने कहा कि विकेंद्रित लेखा यानी डिसेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग होनी चाहिए इसकी।
तो इन्होंने इन 3 बिंदुओं पर फोकस किया कि पहली चीज आप इस संबंध में विस्तृत कार्य योजना बनाइए। दूसरी चीज सरकार और संसद इस बजट के संबंध में पूर्ण रूप से दीर्घकालिक समर्थन करे इस बजट का। और तीसरा कि इनकी इस बजट की सफलता के लिए एक विकेंद्रित लेखा तैयार होनी चाहिए, यानी डिसेंट्रलाइज अकाउंटिंग होनी चाहिए। मतलब कहने का आशय है कि हर विभाग अपने स्तर पर अकाउंटिंग करेगा, बाकी तो भाई जो बड़े स्तर पर होता है वो तो होगा ही होगा। तो ये 3 चीजों पर उन्होंने विशेष रूप से फोकस किया कि ये 3 चीजें करिए तो बिल्कुल अपनाया जा सकता है। और इसी के आलोक में और भारत का जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग बना था 1966 में, उसने भी इस बजट को अपनाए जाने के संबंध में समर्थन किया कि भाई ये बजट अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये कार्य केंद्रित बजट होता है, उद्देश्य केंद्रित बजट होता है कि आखिर में हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी उपलब्धि क्या है, उससे हम क्या मिल रहा है, हमको हम क्या कर रहे हैं, कम से कम ये तो जानकारी होनी चाहिए ना। तो निष्पादक बजट में यही अच्छी चीज है कि इसमें जो है कार्य केंद्रित बजट है। कार्य को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, बताया जाता है कि अगले वित्त वर्ष में फला विभाग इन चीजों पर कार्य करेगा, इन चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। तो जब फ्रैंकॉज ने ये 3 चीजें बताई, 3 चीजों पर जोर दिया, और फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने भी इस पर जोर दिया कि ये बजट अपनाया जाना चाहिए। तो इन्हीं के आलोक में भारत ने पहली बार 1968 में भारत सरकार के 4 मंत्रालयों के निष्पादक बजट को प्रस्तुत किया गया। तो 1964 में भारत में पहली बार 4 मंत्रालयों के, भारत सरकार के 4 मंत्रालयों के निष्पादक बजट को प्रस्तुत किया गया 68 में। तो अब ये पूछे कोई कि भारत में जो निष्पादक बजट है कब लागू हुआ, तो 1968 में। और 1968 में जब लागू हुआ तो उस समय कितने मंत्रालयों के निष्पादक बजट को प्रस्तुत किया गया, तो मंत्रालय हैं 4। तो ये रहा आपका बजट से संबंधित जो क्वेश्चन है उसके बारे में हमने चर्चा किया। तो मित्रों ये जो है आज हमने जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो बचे हुए क्वेश्चन थे पीजीटी एग्जाम 2020 में पूछे गए थे, उनको हमने आपके सामने रखा, उनके संबंध में व्याख्या किया और जितना बेहतर हो सकता है उसके संबंध में हमने आपको जानकारी दिया, आपको समझाने की कोशिश किया। और हम समझते हैं कि इससे आपको काफी चीजें समझ में आई होंगी। और इसके साथ साथ अब हम जो पिछले एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं को हल कराने की एक सीरीज पर कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से चीजें धीरे धीरे चलती रहेंगी। और आज बस यहीं तक अपने वीडियो, और अब मैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में पीजीटी में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उस पर, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से जो आए हुए क्वेश्चन हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा। फिर इसी प्रकार से एक सीक्वेंस में चीजें चलती रहेंगी। फिर हम टीजीटी एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनकी व्याख्या पर कार्य करेंगे, क्योंकि अब एग्जाम बहुत ज्यादा दूर नहीं है। उम्मीद है कि नवंबर या दिसंबर में एग्जाम होना चाहिए। तो अब हमें अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा धार देना है, बहुत ज्यादा उस पर काम करना है, बहुत ज्यादा उस पर फोकस करना है, ताकि आप एक तगड़े प्रतिस्पर्धी बन करके सामने आए और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस आप करें, ताकि आप सिलेक्शन के प्रबल दावेदार बने। हम ये आपसे उम्मीद करते हैं और कामना भी करते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो और वो शुभ दिन आए जब आपके हाथ में नौकरी हो, जिसके लिए आप प्रयासरत हैं। खैर चलिए, तो आज यहीं तक। अगले वीडियो लेक्चर में हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के क्वेश्चन के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड नाइट, बाय।